हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल श्री सत्यनारायण क्लास में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो 6 सितंबर को घोषित कर दिया गया है और एग्ज़ाम के लिए अब 1.5 ही महीने बचे हुए हैं आप लोगों के पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेक्शन। तो आप लोग जो है तब तक अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के साथ करिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो जाया करे। चलिए अब शुरू करते हैं सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक वाले क्वेश्चन जो सीडीपी से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने देखा कि कुछ बच्चे किसी नई अवधारणा को एक बार समझ लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे को उसी अवधारणा को समझने के लिए अधिक उदाहरण और साथियों की सहायता तथा अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है। वह सभी बच्चों को समान कार्य देने के बजाय उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग गतिविधियां तैयार करती हैं। शिक्षिका का यह दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है। तो साथियों, इसका जो है क्वेश्चन जो होता है बहुत लंबे लंबे आते हैं और आंसर जो होते हैं थोड़े छोटे ही टाइप के होते हैं, लेकिन पढ़ने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ऑप्शन दिखाई दे। तो अब शुरू करते हैं। इसमें जो है पहला ऑप्शन है सभी बच्चों को समान गति से सिखाना चाहिए। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कराना चाहिए। तीसरा है मेधावी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए और चौथा है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को अलग कक्षा में पढ़ाना चाहिए। तो सीटेट जो होता है इसमें समावेशी शिक्षाओं पर बल देता है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत छात्र एवं छात्राओं को चाहे जितनी भी विविधता वाले छात्र आते हों सभी को एक साथ ही बैठाकर पढ़ाना पड़ता है और ऐसा नहीं होता कि दृष्टिबाधितों के लिए अलग कर देंगे और औसत बुद्धि वालों को अलग कर देंगे, तीव्र प्रखर बुद्धि वालों को एक उनका अलग ग्रुप बनाकर उनको अलग पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होता, सभी बच्चों को एक ही क्लास में व्यक्तिगत तरीके से पढ़ाया जाता है। तो ये होता है समावेशी। समावेशी का नाम ही होता है कि समावेशी, सभी छात्रों का समावेश एक ही क्लास में होना था समावेशी कहलाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वह शिक्षिका जो होती है कुछ बच्चों की अवधारणाओं को समझने के लिए अधिक उदाहरण एवं साथियों की सहायता करती है, अतिरिक्त आवश्यकता होती है और सभी को समान कार्य देने के बजाय उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग गतिविधियां तैयार करती है। मतलब सभी को समान गति से नहीं सिखाती है। तो पहला आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण। तीसरा देखते हैं केवल मेधावी बच्चों को ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को अलग कक्षा में पढ़ाना चाहिए, ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें जो पूछा गया था कि समान कार्य देने के बजाय उनकी आवश्यकताओं के अनुसार गलत अलग अलग गतिविधियां तैयार करना, तो आपका बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि इसमें जो बी वाला आंसर हो जाएगा ये ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करना और इसमें विविधता वाले छात्र को ही पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला वाला ही बिल्कुल राइट, यानी कि बी वाला राइट हो जाएगा पहले वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा किसी कठिन प्रश्न को अकेले हल नहीं कर पाता है, लेकिन शिक्षक के संकेत और साथियों की सहायता से उसे हल कर लेता है। कुछ समय बाद वही बच्चा बिना सहायता से उसी प्रकार के प्रश्न को हल करने लगता है। यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा उदाहरण है? परीक्षण एवं त्रुटि, शास्त्रीय अनुबंधन, निकट विकास क्षेत्र यानी कि जेडडीपी तथा स्कैफोल्डिंग और अंतर्दृष्टि उपागम। तो इसमें कहा गया है कि एक बच्चा जो होता है वह कठिन प्रश्नों को अकेले हल नहीं कर पाता है, यानी कि अपने शिक्षक की सहायता से वह हल करता है और साथियों की सहायता से, मतलब कि वह सहायता बिना लिए नहीं हल कर पाता है। हाँ, कुछ समय के बाद प्रैक्टिस के तौर पर वह हल कर लेता है, लेकिन उस समय जो है अपने साथियों की सहायता से और शिक्षक की सहायता से वह हल करता है। मतलब कि यह सहायता लेना क्या होता है? स्कैफोल्डिंग होता है।
और इसमें पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत, तो वाइगोत्स्की साहब जो है निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी कि ZPD तथा इसके फोल्डिंग, यही इनका सिद्धांत है। तो यही तो वाइगोत्स्की के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो यह ZPD सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसमें लिखा ही गया है कि सहायता लेता है, अगर सहायता लेगा तो वह इसके फोल्डिंग यानी कि पाढ़ के अंतर्गत, तो वो वैसे भी आ गया, मतलब कि दूसरे का जो होता सी वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, सी वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा। और ये परीक्षण एवं त्रुटि जो होता है यह थर्नडाइक का होता है, ये वाला आंसर जो होता है वह थर्नडाइक साहब का है, ये वाला जो है पहला वाला ऑप्शन ये थॉर्नडाइक साहब का है। शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव का है और अंतर्दृष्टि जो होता है ये स्किनर साहब का है। तो बचता कौन है वाइगोत्स्की के लिए, बचता भी तो यही है। तो आप लोग कॉमन सेंस का यूज़ कीजिए क्योंकि सी वाला आंसर ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक बच्चों को किसी अवधारणा को सीधे समझाने के बजाय उन्हें प्रयोग करने, चर्चा करने और अपने अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकालने का अवसर देता है। यह शिक्षण किस दृष्टिकोण पर आधारित होता है, व्यवहारवाद पर, निर्माणवाद पर, व्याख्यान विधि पर या फिर रटने की पद्धति पर। तब बताइए आप लोग, एक शिक्षक होता है वह बच्चों को जो है क्रिएटिविटी के माध्यम से सिखाना चाहता है, मतलब कि वह किताब खोल देगा कि आप पढ़ लो या फिर हम पढ़ा रहे हैं आप समझ लो, सुन लो, ऐसा कोई चीज़ नहीं दिखा रहा है। वह सिर्फ इतना बता रहा है कि आप इसे करके देखो। जैसे कि मिट्टी का घड़ा बनाना हुआ, तो कोई बच्चा होगा मिट्टी का घड़ा बनाना है तो पहले मिट्टी में पानी डालेगा, उसे गीला करेगा, अपने हाथों से उसको मैश करेगा। मैश करने के बाद वो उसे घड़े के उस पर चाक पे लगाने के बाद घड़े का आकार देने की कोशिश करेगा। बनता है नहीं बनता है वो बात की बात है, लेकिन उस बच्चे के साथ उसका प्रयोग जुड़ जाता है। मतलब कि ये होता है कि सबसे पहले वह प्रयोग करेगा, फिर अध्यापक उस पर चर्चा करेंगे कि ये काम यहाँ पे इसको ऐसे करो, ये गलत हो गया, यहाँ पे इसको यहाँ से सही करो, ये होता है। इसके बाद फिर वह अपने अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। एक बच्चा जो होता है वह प्रयोग भी करता है, चर्चा करता है और अपने अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकालने का अवसर दे देता है। तो शिक्षण के किस दृष्टिकोण पर यह आधारित होता है, तो यह जो होता है व्यवहारवाद पर आधारित होता है, निर्माणवाद पर, व्याख्यान विधि पर या फिर रटने की पद्धति वैसे भी नहीं होगा, व्याख्यान विधि भी नहीं होगा और व्यवहारवाद भी नहीं होगा, यह निर्माणवाद होगा क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी के माध्यम से सीखा जा रहा है। और जहाँ पर भी खोज होगा, अन्वेषण होगा, वहाँ पर सीटेट का पहले ही आंसर वही सही माना जाएगा, यानी कि तीसरे का जो है बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी की जा रही है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा 4 का एक बच्चा यह मानता है कि यदि समान मात्रा में पानी लंबे गिलास से चौड़े गिलास में डाल दिया जाए तो उसकी मात्रा जो है कम हो जाती है। तो पियाजे के अनुसार यह बच्चा किस अवस्था में होने की संभावना होता है, संवेदी गामक अवस्था में, पूर्व क्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। बताइए आप लोग इसमें से चारों में से क्या आंसर होगा। देखिए, देश के भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि सब्सक्राइबर की संख्याएं कुछ तो बढ़ाइए आप लोग, ताकि हम लाइव आ सकें और आप लोगों के साथ जो है सीटेट की तैयारी आप लोगों को अच्छे ढंग से करवा सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी मेहनत पर कुछ तो आप लोग दया करिए और कुछ हमारे चैनल के साथ जो है आप लोग लगे रहिए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो चौथे क्लास का बच्चा है, यानी कि वह एक बड़ा गिलास है और एक जो है चौड़ा गिलास है। तो इसमें जो यहाँ तक पानी भरा जाता है इसमें यहाँ नीचे तक पानी ही भरा जाता है। तो बच्चा ये सोचता है लंबे वाले गिलास में ज़्यादा पानी है और चौड़े वाले में कम पानी है। तो यह जो होता है विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण का बच्चे को अभी ज्ञान नहीं है। तो अब जो है इसमें यही लिखा है कि पानी को लंबे से चौड़े गिलास में डाल दिया जाए उसकी मात्रा कम हो जाती है। पियाजे के अनुसार यह बच्चा किस अवस्था में
संभावना माने कि इस अवस्था में होने की संभावना होती है। मतलब कि इसमें अगर पलट देगा तो उसकी जूस की मात्रा जो होती है वह कम हो जाएगी। वो यही समझता है कि इसमें आगे मतलब ये हमारा कम हो गया, लेकिन वास्तविकता के तौर पर वह कम नहीं होता। अगर कम हो जाता है तो मतलब कि बच्चा अभी 2 से 7 वर्ष के अंतर्गत ही है। अगर वह जो है पहचान लेता है कि नहीं, दोनों में ही जूस बराबर ही मात्रा में है, तब वह जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। मतलब कि विकेंद्रीकरण संरक्षण का नियम उसको पता चल जाता है, विकेंद्रीकरण पलटावी वाली अवस्था उसको पता चल जाता है, तब वह मूर्त अवस्था में आ जाता है। यानी कि 7 से 11 वर्ष के बालक को इस चीज़ की पहचान बहुत अच्छे ढंग से हो जाती है। लेकिन इसमें यह पूछा गया है कि उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो यह पियाजे के किस में आएगा? तो यह पियाजे के जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। मतलब कि बच्चा 2 से अभी 7 वर्ष तक का ही बच्चा, मतलब कि पूर्व अवस्था में आएगा। कर लेगा तब आएगा मूर्त अवस्था में, कर लेगा तब ये मूर्त अवस्था में आएगा। लेकिन नहीं किया है तो मतलब आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रत्येक परीक्षा के बाद केवल अंक नहीं देता बल्कि बच्चों को उनकी गलतियों का कारण भी बताता है और सुधार के लिए सुझाव देता है। यह किस प्रकार का मूल्यांकन के उदाहरण होते हैं? योगात्मक होते हैं, निर्णयात्मक होते हैं, स्थान निर्धारण मूल्यांकन होते हैं, या फिर मानकीकृत मूल्यांकन होता है? तो मानकीकृत तो सीटेट के लिए पहले ही गलत होता है, तो मानकीकृत आप लोग हटा दीजिए और इस 3 में से बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। मतलब कि एक शिक्षक होता है और प्रत्येक कक्षा के बाद जो है वह अंक देता है, अंक नहीं देता है। मतलब कि अंक नहीं देगा, वो जो है अपने बच्चों की गलतियों का कारण बताता है कि मतलब कि आपने कहाँ पर गलती की है और इसको कैसे सही करना है, आप लोग ये देखिए। और वो उसको सही भी करवा देता है। ये नहीं बताता कि बच्चे ने कहाँ पर गलती की है, ये देखता है कि केवल गलती कैसे हुई, इसको सही कैसे करना है, और वो तुलनात्मक नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, योगात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, स्थान निर्धारण भी नहीं होगा, क्योंकि स्थान की तो बात इसमें की ही नहीं गई और अंक भी नहीं दे रहा, मतलब योगात्मक भी नहीं होगा। तो इसमें जो है कारण बता रहा है, सुधार का सुझाव देता है, मतलब यह निर्माणात्मक मूल्यांकन का कार्य कर रहा है। यानी 5 का बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और सामान्य बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? समावेशी पर, आवश्यकता आधारित, समान अवसर पर, प्रतियोगिता या अनुशासन पर? तो कहने का मतलब हमारा ये है कि एक समावेशी कक्षा है जिसमें दृष्टि बाधित भी हैं, श्रवण बाधित भी हैं तथा सामान्य बच्चे भी हैं। तो यही तो समावेशी कक्षा होती है जिसमें सारे बच्चे होते हैं। आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराता है। अब जैसे दृष्टि बाधित हुआ, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे ब्लैक बोर्ड के एकदम सामने बैठाएंगे, जहाँ तक हो सकेगा उसको छूने वाली वस्तुओं का उपयोग करा करके ही हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और श्रवण बाधित में ये होता है कि उसको कान से सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसे हम ज़्यादातर दृश्य दिखा करके ही पढ़ाने का उपाय सोचेंगे। और सामान्य बच्चे तो उनको तो साथ में ही लेकर चलना होता है, मतलब कि सभी प्रकार से समान है, जैसे कि हम और आप इस तरीके के बच्चों को भी पढ़ाना होता है। तो अलग अलग शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेगा। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? देखो, तो इसमें तीनों प्रकार के आ जाएंगे, तो इक्वलिटी तो रहनी ही जाएगी, प्रतियोगिता भी नहीं होगी, अनुशासन भी नहीं, यानी कि आवश्यकता आधारित समान अवसर होगा, यानी कि इक्वलिटी होगा, यानी कि आवश्यकताओं के अनुसार होता है ना, तो आवश्यकता आधारित ही होगा, यानी कि छठे का बी वाला आंसर राइट हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारे, यदि कोई बच्चा बार बार गलतियां करता है तो सीटेट के अनुसार शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? बच्चे को दंड देना चाहिए या फिर बच्चे को पूरी कक्षा के सामने डांटना चाहिए, गलती के कारण समझाकर उसे उपयुक्त सहायता देना चाहिए, या फिर उनके अभिभावकों से शिकायत कराना चाहिए? कोई बच्चा है, मान लीजिए कि आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, अगर वो बार बार गलतियां कर रहा है तो आप एक शिक्षक के तौर पर
सबसे पहले उसे दंड नहीं देंगे, बल्कि बच्चे को बुलाएंगे और प्यार से उसे समझाने का प्रयास करेंगे। और उसको कक्षा के आगे, मतलब कि दंड तो हम देंगे नहीं, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। बच्चों को पूरी कक्षा के सामने डांटने से उस बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती है, यानी कि वो बच्चा सोचता है मेरे दोस्तों के सामने मुझे डांट दिया गया, मेरी इंसल्ट हो गई है, अब मैं दोस्तों के साथ कैसे बातें करूँगा, उसके सामने मुझे डांटा, सारे बच्चे मुझे खिल्ली उड़ाएंगे मेरी। इस तरीके की बच्चे के अंदर भावना आ जाती है। तो शिक्षक को वो अपने बच्चों के साथ ऐसी भी भावना को नहीं लाना है, क्योंकि वो समावेशी क्लास के अंतर्गत आता है। तो यह आंसर भी गलत हो जाएगा। इसके बाद है अभिभावकों से शिकायत करना। अब बच्चा स्कूल में गया है, पढ़ने के लिए गया है, तो वो अभिभावक क्या कर सकता है? आपका विद्यालय है तो शिक्षक के तौर पर आप उस बच्चे की शिकायत को सुनेंगे, उसका निस्तारण करेंगे। इसमें अभिभावक का काम नहीं होता है, जबकि आप उसकी गलती के कारण को समझकर और उपयुक्त सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि सी वाला आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों से कहता है कि वे किसी समस्या के जितने अधिक समाधान सोच सकते हैं सोचें, वह किसी एक उत्तर पर जोर नहीं देता है। यह गतिविधि मुख्य रूप से किस क्षमता पर विकास करती है? स्मृति पर, सृजनात्मकता पर, या अनुशासन पर, या फिर रटने की क्षमता? पहले ही सीटेट का नेगेटिव वर्ड है, तो इसमें लिखा गया है कि एक बच्चे से शिक्षक कहता है कि किसी समस्या को जितना अधिक से अधिक समाधान सोच सकते हो उतना सोचो। मतलब कि जैसे हुआ, एक ही समस्या का हम कितनी बार जो है उसका अलग अलग समाधान ढूंढ सकते हैं, ये इसमें पूछा गया है। मतलब कि अपसारी चिंतन सोचा गया है। और अपसारी चिंतन के अंतर्गत इसमें जो आता है सृजनात्मकता, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि ये है कि 3 × 5 बराबर कितना होता है? 15 होता है। अब 15 को हम जो है 5 + 5 + 5 भी तो लिख सकते हैं 15 को, और 5 × 3 भी तो लिख सकते हैं 15 को, ये भी तो हो सकता है। तो मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो हो जाएगा वो हमारा सृजनात्मकता के अंतर्गत आएगा। तो 8 का बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कोई बच्चा संगीत में बहुत अच्छा है लेकिन गणित में औसत प्रदर्शन करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे कम बुद्धिमान मानना चाहिए? ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। उसे गणित पर ध्यान देना चाहिए, उसकी विभिन्न बुद्धियों को पहचान कर उसी के अनुसार सीखने के अवसर देना चाहिए, या फिर उसकी प्रतिभाशाली नहीं मानना चाहिए? मतलब कि उस बच्चे को प्रतिभाशाली नहीं मानना चाहिए। तो ये आंसर आप लोगों का बिल्कुल गलत हो जाएगा। और उसे कम बुद्धिमान मानना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। अब बताइए आप लोग इन दो में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो होता है, और गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बच्चा संगीत में तो अच्छा है लेकिन गणित में औसत प्रदर्शन करता है, मतलब गणित में उसे सीखने की आवश्यकता है। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं बुद्धि बहुकारी की सिद्धांत होता है, मतलब कि विभिन्न प्रकार की बुद्धियों को पहचान करके उसे सीखने के अवसर देना चाहिए। तो अगर हम उसे गणित भी अच्छे से सिखाते हैं क्रिएटिविटी के माध्यम से, तो वह गणित में भी उसका प्रदर्शन अच्छा हो जाता है। यही हुआ ना, मतलब कि हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं बुद्धि एक प्रकार का आयाम नहीं होता है, बहु प्रकार का आयाम होता है। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, सीटेट के अनुसार एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या माना जाता है? केवल पाठ्य पुस्तक समाप्त करना, या फिर कक्षा में मौन बनाए रखना, बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और सीखने का अनुकूल वातावरण बनाना, या फिर अधिक से अधिक गृह कार्य देना? अब देखिए शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या माना जाएगा? अभी हम आप लोगों को जैसे कि पूरी किताब उठाकर रटवा देते, 1 लाइनर क्वेश्चन करा देते, तो आप लोगों को समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो मतलब कि ये होता है कि पाठ्य पुस्तक को समाप्त करना ये शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता है, और कक्षा को पूर्ण मौन बनाए रखना ये भी शिक्षक का उद्देश्य नहीं होगा। अगर सारी क्लास शांत ही रहेगी तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? कक्षा का मतलब ये होता है कि सभी समावेशी कक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं, तो हर बच्चे की अलग अलग समस्याएं होती हैं। जितना ही बच्चा अपने शिक्षक से उत्सुकता के तौर पर, प्रश्न के तौर पर पूछता है, उतना ही
सृजनात्मकता उस बच्चे के अंतर्गत आती है। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, क्योंकि बच्चे में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना होता है और सीखने का अनुकूल वातावरण बनाना होगा। जब बच्चा आपसे प्रश्न करेगा तभी वह सीख पाएगा और सक्रिय वातावरण अनुभव हो पाएगा। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है और वो मुझसे कोई सवाल पूछ रहा है, जैसे आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई सवाल पूछते हैं और हम उसका आंसर न दें, आप लोगों को उल्टा सीधा डांट कर कमेंट में लिख दें, तो ये गलत माना जाता है। तो बच्चा दोबारा उस टीचर से वो सवाल पूछने की हिम्मत करेगा ही नहीं। तो यही इसमें कहा गया है कि अगर वो पूछता है तो सक्रिय भागीदारी के अंतर्गत आता है, नहीं पूछता है तो मौन करा के रख दो, बच्चे को डांट धमका कर ऐसे रखो, तो ऐसे क्लास नहीं पढ़ाई जाती है, समावेशी कक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा, ना ही शिक्षक का एक महत्वपूर्ण गुण माना जाएगा। महत्वपूर्ण गुण जो होता है शिक्षक जो होता है वह सुविधादाता के अंतर्गत आता है। तो बच्चों को हर प्रकार की समस्या का समाधान करना ही शिक्षक का एक महत्वपूर्ण धर्म होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला बिल्कुल हो जाएगा। अब चलते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन पर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन जो है बहुत ही लॉन्ग टाइप के आते हैं। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन अगर हम कितना भी छोटा कर रहे हैं तो आप लोगों का पूरा जो है आंसर नहीं आ पा रहा है, मतलब कि जो विकल्प वाले होते हैं वही नहीं आ पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम विकल्प पर चलेंगे। आप लोगों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए हम आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग हमारी मेहनत को थोड़ा सा साकार करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा कक्षा 5 की एक शिक्षिका ने देखा कि एक छात्र लिखित परीक्षा में औसत अंक प्राप्त करता है लेकिन विज्ञान की गतिविधियां मॉडल बनाने प्रयोग करने में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। शिक्षिका उसकी इस विशेष क्षमता को पहचानते हुए इसे परियोजना आधारित कार्यों में अधिक अवसर देती हैं। यह दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में सबसे अधिक अनुरूप होता है? मतलब कि वह क्रिएटिविटी करता है, उसके शिक्षक भी उसे उसी का अवसर दे रहे हैं। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा बुद्धिमत्ता एक ही प्रकार की होती है, सभी बच्चों का मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा से होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे में विभिन्न प्रकार की बुद्धियां हो सकती हैं, कम अंक प्राप्त करने वाला बच्चा प्रतिभाशाली नहीं हो सकता। तो ये वाला आंसर तो वैसे भी गलत है, तो चौथा आंसर तो वैसे भी गलत है आप लोगों का, तो चौथा वाला हटा देते हैं। अब चलते हैं अपने आंसर पर। तो बुद्धि एक ही प्रकार की होती है, अभी हमने ऊपर बताया कि हार्वर्ड गार्डनर क्या कहते हैं, बुद्धि बहुप्रकारीय होती है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। डी वाला वैसे भी गलत है। सभी बच्चों का मूल्यांकन केवल वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए कि ये पहले ही गलत है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछते समय केवल सही उत्तर पर ध्यान नहीं देता बल्कि यह भी जानने का प्रयास करता है कि बच्चे उस उत्तर तक कैसे पहुँचे। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? अब देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा गया है। अभी हमने आप लोगों को ऊपर यही बात समझाई थी कि शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य ही यही होता है कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा है और क्या जाना है, यह जानना शिक्षक के लिए यही मूल्यांकन कार्य कहलाता है। तो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की स्मरण शक्ति को जांचना, ये बात तो गलत हो जाएगी। अनुशासन बनाए रखना, यह भी गलत हो जाएगी। परीक्षा की केवल तैयारी कराना, यह भी गलत हो जाएगा, यानी कि बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही पूछा गया है कि प्रश्न पूछते समय केवल सही उत्तर पर ध्यान नहीं देता बल्कि यह जानने का भी प्रयास करता है कि बच्चे उस उत्तर तक कैसे पहुँचे। वो सीधा सीधा उत्तर का जवाब नहीं देता बल्कि वह उस उत्तर के लिए आपको हिंट या सहायता देता है कि उस उत्तर तक कैसे पहुँचना। मान लीजिए कि ये सीढ़ी है, अब इस सीढ़ी पर बच्चे को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए शिक्षक ने उसको चलने के लिए एक सहारा दे दिया, डंडी दे दी। मान लीजिए कि डंडी दे दी और ये बच्चा है। अब ये बच्चा जो है उसे चढ़ने का प्रयास करेगा यहाँ से। अब बच्चा इस डंडी को पकड़ कर चढ़ेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब कि सहायता दिया उसने। तो वही ये कह रहा है कि इसमें उत्तर तक कैसे पहुँचे, यही शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है कि उसे तर्क करने और समझाने में सहायता प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का। कक्षा में एक बच्चा बार बार अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है।
शिक्षक उसे रोकने के बजाय अब उसकी मातृभाषा में सीखने का माध्यम बनाकर धीरे धीरे विद्यालय की भाषा सिखाता है। यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत के अनुरूप होता है? मातृभाषा सीखने में बाधा, भाषा सीखना दंड से संभव है। बच्चे अपने पूर्व अनुभव और भाषा का सम्मान करना चाहिए। बच्चे विद्यालय की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं इसको। इसमें कहा गया है कि एक मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है 2 साल का। अब उसकी माँ, उसके घर वाले जैसे भी बात करेंगे, बच्चा तो वही जानता है कि क्लास में क्या बोला जाएगा। अब उसने बुक देख लिया, ये देख लिया, अब उसको आप ABCD के तौर पर से मान लीजिए कि वो हिंदी बोलता है, उसकी मातृभाषाएं जो हैं हिंदी हैं। अब क्लास में उसे जाकर आप उसको इंग्लिश सिखा रहे हैं। अब बच्चे ने पहली बार जब गाय देखा था तो उसके घर में सभी गाय बोलते हैं। अब स्कूल में गया, अब वो स्कूल में उसको काऊ पढ़ाया जा रहा है। अब बच्चा इसी कसम में लगा है कि ये हाँ तो हमने गाय देखी थी, अब ये काऊ क्या होता है। वो इसी कसम में समझ ही नहीं पाता है कि इसको कहा क्या जा रहा। तब शिक्षक जो होता है उसे चित्र दिखाता है उस गाय का कि इसी गाय को ही बेटा इंग्लिश में काऊ बोला जाता है। यही सिखाने का प्रयास किया जाता है वहाँ पर। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, इसमें ये पूछा गया कि मातृभाषा का प्रयोग करता है, शिक्षक उसे रोकता नहीं है बल्कि तो शिक्षक उसको रोकता नहीं है कि कैसे उसको करना है। तो इसमें पूछा गया है कि शिक्षक उसे रोकने के बजाय अपनी मातृभाषा में सीखने का माध्यम बनाकर धीरे धीरे विद्यालय की भाषाओं को सिखाता है। मतलब कि वह गाय से काऊ से चित्र या उसके माध्यम से सिखा ही देता है। तो यह किसके अंतर्गत आता है, यही पूछा गया है। तो इसमें मातृभाषा सीखने में बाधा तो डालेगा नहीं, क्योंकि गाय के साथ ही उस बच्चे को यह सिखाया गया कि बेटा इस गाय को ही काऊ बोला जाता है। वो तो यही सिखा रहा है, तो इसमें मातृभाषा बाधित करने का सवाल ही नहीं होता है। मतलब कि पहला वाला आंसर गलत हो जाएगा। भाषा सीखना दंड से संभव। अब किसी बच्चे को हम कहेंगे तुम नहीं याद कर पाओगे तो हम 25 डंडा मारेंगे, आज मुर्गा बन के बैठ जा, ऐसा होता है। तो ऐसे से बच्चे सीख नहीं पाएंगे, बल्कि वो डर जाएगा और विद्यालय आना ही बंद कर देगा। ये होता है। और तो मतलब कि A नहीं होगा, B नहीं होगा। अब केवल विद्यालय, मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ भी सीटेट में केवल शब्द आ जाता है भाषा का प्रयोग करना चाहिए। केवल शब्द वो पहले ही नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब कि वो पहले ही नेगेटिव होंगे। तो ये आंसर तो पहले ही गलत हो गया। बचा क्या? C। तो C ही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बच्चे के पूर्व अनुभव और भाषा का सम्मान करना चाहिए। बच्चा क्या सीख कर आया है उसका हम पहले सम्मान करते हैं, उसको उसी भाषा को मिलाते हुए हम आगे की भाषाओं को बच्चों को हम सिखा सकते हैं। तभी यह समावेशी शिक्षा और मातृभाषा बाल विकास के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर पर। एक शिक्षक कक्षा में ऐसा वातावरण बनाता है जहां बच्चे बिना डरे प्रश्न पूछ सकें, अपनी गलतियां स्वीकार कर सकें, नए विचार प्रस्तुत कर सकें। यह वातावरण मुख्य रूप से किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? रटकर सीखना, सक्रिय सार्थक अधिगम, या फिर दंड आधारित या प्रतियोगिता आधारित। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह सार्थक सक्रिय अधिगम हो जाए, क्योंकि रटकर सीखना नेगेटिव है, दंड देकर हम बच्चे को नहीं सिखा पाएंगे, प्रतियोगिता आधारित यानी कि तुलनात्मक ये भी नेगेटिव है। तो इसका राइट आंसर जो होगा B वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। एक बच्चा परीक्षा में कम अंक लाता है, लेकिन शिक्षक उसे कमज़ोर नहीं कहता है, वह उसकी कठिनाइयों का विश्लेषण करता है, उसके अनुसार शिक्षण योजना बनाता है। सीटेट के किस सिद्धांत के अंतर्गत दर्शाता है? पहला ऑप्शन है बच्चों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर स्थायी रूप से वर्गीकृत करना। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है यदि उसे उचित अवसर और सहायता मिले। कम अंक वाले बच्चों को कम अपेक्षा रखनी चाहिए। केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। अब इसका हम क्वेश्चन और आंसर दोनों लाने के लिए छोटा कर रहे हैं। आप लोग इसको पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप लोग बताइए इसका कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर की क्या हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया है कि बच्चा परीक्षा में तो कम अंक लाता है, लेकिन शिक्षक उसे कमज़ोर नहीं करता है, बल्कि उसका विश्लेषण करके सोचता है कि यह बच्चा को ये चीज़ नहीं आ रहा है, इसको हम किस तरीके से समझाएं कि इस बच्चे को आ जाए। वह मन में अपने ऐसे सोच करके शिक्षण योजना बनाता है।
दूसरे दिन वही योजना प्रस्तुत करता है। तो ये योजना बनाता है वह किस सिद्धांत के अंतर्गत दर्शाता है, तो इसमें यही पूछा गया है। तो बच्चों को उनकी उपलब्धि के आधार पर स्थायी रूप से वर्गीकृत करना है, मतलब कि खंड खंड बांट देना, उनकी टोली बनाना, ऐसा नहीं किया जाता है। दूसरा है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है यदि उसे उचित अवसर सहायता मिले। हाँ, ये लग रहा है। तीसरा है कम अंक वाले बच्चों से कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, ये भी गलत है। केवल मेधावी बालकों पर ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत है, यानी बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो 15 का बी बिल्कुल ही राइट है। 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कोहल वर्ग के अनुसार यदि कोई बच्चा नियम का पालन केवल इसलिए करता है कि उसे दंड न मिले तो वह नैतिक विकास के किस स्तर पर है? तो वह नैतिक विकास के किस स्तर पर है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या फिर औपचारिक स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कि इसमें लिखा है कि कोई बच्चा नियमों का पालन केवल इसलिए करता है कि उसे दंड न मिले, यानी कि वह किसके अंतर्गत आ रहा है? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के अंतर्गत आ रहा है। मतलब कि पहला वाला पूर्व परंपरागत प्री कॉन्वेंशनल के अंतर्गत ही बच्चा आ रहा है। तो इसका पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक शिक्षक पढ़ाते समय चित्र, कहानी, भूमिका, अभिनय, प्रयोग तथा समूह चर्चा जैसी विभिन्न गतिविधियों का उपयोग करता है ताकि सभी प्रकार के बच्चे बेहतर ढंग से सीख सकें। यह मुख्य रूप से किस विचार पर आधारित होता है? तो सभी बच्चे एक ही प्रकार से सीखते हैं, ऐसा तो संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे की सीखने की शैली और क्षमताएं जो होती हैं अलग अलग होती हैं, लग तो यही रहा है। केवल पाठ्य पुस्तक ही पर्याप्त है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। गृह कार्य सबसे प्रभावी है, यह भी गलत है। होमवर्क देना सही बात है ताकि बच्चे ने स्कूल में क्या सीखा इस चीज़ का पता लगाया जा सके, उसका रिवीजन के तौर पर भी हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों का बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही यही पूछा गया था कि पढ़ाते समय चित्र, कहानी और भूमिका, अनुभव, अभिनय, प्रयोग और समूह चर्चा जैसी गतिविधियों का उपयोग कर रही हैं। मतलब क्रिएटिविटी के साथ साथ वह अभिनय भी करा रही हैं, समूह चर्चा भी कर रही हैं और विभिन्न प्रकार का उपयोग कहानी और चित्र के माध्यम से भी बता रही हैं। मतलब कि एक हिसाब से नाटक मंडली के हिसाब से कर रही हैं। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य हो जाएगा, सीखने की शैलियाँ और क्षमताएं अलग अलग बच्चों की होती हैं, इसलिए ऐसा कार्य कर रही हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, सीटेट के अनुसार यदि कोई बच्चा कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब सीधी सी बात है कि बच्चा अगर प्रश्न पूछेगा तो उसे गोली तो मारनी नहीं चाहिए, ना ही उसे डांट के मार के भगाना चाहिए, अन्यथा बच्चा पहले ही भाग जाएगा और डर के आ जाएगा कि ये शिक्षक सबसे ज़्यादा डंडा मारता है, इस शिक्षक के पास तो कतई जाकर नहीं पढ़ना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि पहला वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। उसे अनुशासनहीन मानना चाहिए। बच्चे ने अनुशासन तोड़ दिया ऐसा भी कुछ नहीं माना जाता है, क्योंकि बच्चा पूछेगा नहीं, सवाल नहीं पूछेगा तो उसे हम बताएंगे क्या, और उसे समझ में आया नहीं आया तो वो किस लिए विद्यालय आ रहा है? मतलब भी उसका तो यही हुआ ना, समझने के लिए तो आ रहा, पढ़ने के लिए आ रहा है। वही नहीं पूछेगा तो फिर क्या करेगा? मतलब ये वाला भी गलत है। और इसके बाद उसे कक्षा से बाहर भेज देना चाहिए। अरे बच्चा पढ़ने के लिए बच्चा आता है, हम उसे पढ़ाने के बजाय कक्षा से बाहर भेज देंगे, तू जा बाहर 2 घंटे खड़ा रहा, तो ऐसे में बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। मतलब ये वाला आंसर भी गलत हो जाएगा। मतलब उसकी जिज्ञासा को सीखने के अवसर मानते हुए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि शाबाश, उसकी पीठ ठोकनी चाहिए। और बच्चे ने देखो कैसे प्रश्न पूछा, आप लोग भी ऐसे ही प्रकार के प्रश्न पूछिए जिससे उसका उत्तर दें, आप लोग उसे समझ सकें। तो आप लोगों का सी वाला आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जब बच्चा पूछेगा, उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, तभी तो अवसर उसको मिलेगा और वह प्रोत्साहित भी होगा। तब दूसरी बार वह क्वेश्चन पूछने के लिए उसके अंदर से झिझक समाप्त हो जाएगी, वह बेझिझक होकर दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकेगा। तो आप लोगों का सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों की प्रगति जानने के लिए पूरे वर्ष परियोजनाएं, गतिविधियां, मौखिक उत्तर तथा कक्षा में सहभागिता का मूल्यांकन करता है। यह किस प्रकार का मूल्यांकन प्रक्रिया का उदाहरण होता है? केवल अंतिम कक्षा, सतत व्यापक मूल्यांकन की भावना, केवल वस्तुनिष्ठ
परीक्षा या फिर केवल लिखित परीक्षा। तो इसका आंसर आप लोगों को पढ़ते ही पता चल गया होगा, मतलब कि परियोजना है, गतिविधि है, मौखिक उत्तर है, कक्षा में सहभागिता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा पहला नहीं होगा, केवल वस्तुनिष्ठ, केवल वाले जितने भी वर्ण हैं सारे हटा दीजिए, मतलब कि सभी नेगेटिव हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की भावना रखनी चाहिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक बच्चा किसी समस्या का समाधान अपने पुराने अनुभव एवं नई जानकारी को जोड़कर करता है। निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार यह क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है, ज्ञान शिक्षक द्वारा सीधे स्थानांतरित किया जाता है। बच्चा स्वयं अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। सीखना केवल रटने पर से संभव होता है। गलतियाँ सीखने में बाधा होती हैं। तो आप लोग बताइए, इसमें लिखा है समस्या समाधान अपने पुराने अनुभव और नई जानकारी को जोड़कर करता है, यानी कि समायोजन के तौर पर करेगा, पुरानी और नई को जोड़कर समायोजन के तौर पर करेगा। तो यह दृष्टिकोण क्या दर्शाएगा? तो ये ज्ञान जो है शिक्षक द्वारा सीधे स्थानांतरित किया जाएगा, मतलब सीधा सीधा शिक्षक आकर के कुछ बोल देगा कि बच्चों ए फॉर एप्पल होता है तो ए फॉर एप्पल आप लोग रट लीजिए, ऐसा थोड़ी ना होगा। पहले एप्पल का चित्र बनाएगा, एप्पल को लाल रंग से रंगेगा, फिर उसको दिखाएगा कि ये होता है एप्पल, इसको ही बोला जाता है सेब, तब बच्चे को समझ में आएगा ना। तो सीधा सीधा आकर के ठोक नहीं देगा कि ए फॉर एप्पल होता है, आप लोग ऐसे रट लीजिए। जबकि छोटी क्लासों में आजकल होता यही है, लेकिन ये गलत माना जाता है। इसके बाद जो होता है, ये देखिए, केवल रटने से संभव होता है, ये तो पहले ही गलत हो गया। गलतियाँ सीखने में बाधा है, गलतियाँ होंगी तभी बच्चा सीख पाएगा, जो गलती नहीं करेगा वो सीख नहीं पाता है। गलतियाँ ही करने से हमें समझ में आता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में, जैसे कि कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट किए, हम उसका आंसर दे, तो आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ छप जाएगा कि इसका आंसर ये वाला नहीं, यही होगा। तो यही होता है कि गलतियां करने से ही इंसान सीखता है, मतलब कि बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चा स्वयं अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण कर लेता है, क्योंकि वह पुराना और नया जोड़कर करेगा तो स्वयं ही निर्माण करेगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? तो विकास का जो सिद्धांत होता है वह क्या दिखाता है? सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर क्या हो जाएगा? निकट दूर होगा नहीं, सामान्य से विशिष्ट होगा नहीं, सतत व्यापक होगा नहीं, यानी कि शीर्षा दोनोमुखी सिद्धांत होगा। 21 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो छात्रों, आज का हमारा 21 नंबर तक के क्वेश्चन का ही PDF था हमारे पास, हमने आप लोगों को इसका प्रोवाइड कराया। आप लोगों को क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे ही और पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए और कितने गलत हुए, और जहाँ कहीं भी डाउट हो वो भी बताइएगा। और ये ज़रूर बताइएगा आप लोग कि नेक्स्ट क्लास हम सबसे पहले किस सब्जेक्ट पर लेकर आए, मैथ पे, साइंस पे, या फिर हिंदी पे, संस्कृत पे, इंग्लिश पे, या फिर SST पे। सबसे पहले हम किस चैप्टर पर लेकर आए आप लोगों के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को हमारी ये क्लास कैसी लगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।